रहीम। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस वर्सेस रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है जी, दोनों में हम डिफरेंस जानेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो चलिए पढ़ते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसकी जो पैथोजेनेसिस है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लाइक इट इज ड्यू टू मैकेनिकल वियर एंड टियर डिस्ट्रॉय आर्टिकुलर कार्टिलेज। बोन के अंदर जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, मैकेनिकल से मुराद यहाँ पे वेट बियरिंग है। मतलब जो लोग ज्वाइंट को बार बार रिपीटेटिवली यूज करेंगे, मतलब ये है कि वो वेट बियरिंग ज्वाइंट, मतलब ये है जिस ज्वाइंट के ऊपर ज्यादातर वेट लगता है उसके अंदर आर्टिकुलर कार्टिलेज में डीजेनरेटिव चेंजेस आती है दैट विल लीड टू इन्फ्लेमेशन and inadequate repair of the joint by chondrocyte that is known as a osteoarthritis. तो osteo mean bone, arthritis mean inflammation of joint। तो वो कंडीशन जिसके अंदर मैकेनिकल वियरिंग एंड टीयरिंग ड्यू टू रिपीटेटिव यूज एंड जॉइंट ट्रॉमा, या लोग ओबेसिटी के शिकार होते हैं, तो मतलब जब वो चलते हैं या वो दौड़ते हैं तो जॉइंट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगता है। उन लोगों के अंदर मैकेनिकल वियर एंड टीयर की वजह से जो जॉइंट की डिस्ट्रक्शन होती है दैट इज कॉल्ड ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस की जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है वो एज है, फीमेल, ओबेसिटी एंड जॉइंट ट्रॉमा। इसमें देखिए प्रेजेंटेशन के लिहाज से पेन इन दी वेट बेयरिंग जॉइंट आफ्टर दी एक्सेसिव यूज। एट आई टोल्ड यू कि जो लोग मतलब वेट बेयरिंग जॉइंट के ऊपर एक्सेसिव वेट लगाए टुवर्ड द एंड ऑफ द डे, वो जितना ज़्यादा जॉइंट को ओवर यूज करेंगे उतना आर्टिकुलर कार्टिलेज के डीजनरेशन चांसेस ज़्यादा होती है। तो उन लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांस होते हैं एंड दे इम्प्रूव विद द रेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी अल्टरनेट हम यहाँ पे पढ़ेंगे रोमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर कि इनकी जो पेन है दैट इज इम्प्रूव विद द यूज। ऐसा पेन जो वेट बेयरिंग जॉइंट के अंदर हो, चलने से बढ़ता हो टुवर्ड द एंड ऑफ द डे, उसकी सिविरिटी ज़्यादा होता है। इसका मतलब कि काम करने से उसकी पेन ज़्यादा हो लेकिन रेस्ट करने से पेन कम होता हो, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें एसिमेट्रिक जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है। knee cartilage loose begin medially leading to bow legs and no systemic symptoms are there। इसमें अगर हम देखें जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है इट इज ऑटो इम्यून इन नेचर, इन्फ्लेमेशन induce formation of penis। What is penis? It is the proliferative granulation tissue in the joint cavity। Granulation tissue is a newly formed tissue that is formed in the joint cavity because of autoimmune factor, and that is known as penis formation, and that will leads to erode articular cartilage and bone। एक्चुअली जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है इसकी जो एसोसिएशन है दैट इज विच HLA-DR4। ये किसके साथ है? HLA-DR4। सो हम HLA आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं। वन ऑफ देम इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देखिए रूमा मीन रूम के मतलब चार वाल्स होते हैं, इसलिए फोर वाल रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज DR4। HLA-DR B1 टोबैको स्मोकिंग प्लस रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव। Actually, now this is an autoimmune mechanism now which antibody play key role in the pathogenesis of rheumatoid arthritis, that is called IgG. Sorry, IgM antibody that target IgG Fc portion, and there is an antibody known as anti-cyclic citrullinated peptide antibody। एग्जाम के अंदर आप लोग को आएगा that is called anti-cyclic citrullinated peptide antibody। एंटी CCP एंटीबॉडी जब भी पॉजिटिव आ जाए, ऑलवेज थिंक अबाउट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सो दिस इज द क्वेश्चन यू पीपल मस्ट नो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर जो मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है दैट इज कॉल्ड एंटी CCP एंटीबॉडी। इसमें जनाब पेन होती है, स्वेलिंग होती है, एंड द पेशेंट विल ऑलवेज कंप्लेन मॉर्निंग स्टिफनेस दैट इज लास्टिंग फॉर मोर देन 1 hour। लेकिन आई टोल्ड यू द पेन विल इम्प्रूव विद द यूज। इसमें सिमेट्रिक ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट होती है, इसमें एसिमेट्रिक ज्वाइंट। बट देयर इज नो सिस्टेमिक सिम्टम इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, बट देयर इज सिस्टेमिक सिम्टम इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस लाइक फीवर, फटीग, वेट लॉस। इन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस आर कॉमन। इट्स मीन ये तो ज्वाइंट का प्रॉब्लम है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर ज्वाइंट से हट के और भी जनाब उसके क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं। तो मतलब ऐसा ज्वाइंट प्रॉब्लम जिसमें वेट बेयरिंग ज्वाइंट ड्यू टू ओवर यूज they become erode and they will lead to degenerative changes in which the patient moves, the pain intensity will be more, and when the patient take rest, the pain intensity will improve। That should be osteoarthritis, and a condition characterized by autoimmune profile in which there is
joint stiffness, especially in the morning, lasting for more hour, and that is the stiffness will improve with the use. Think about rheumatoid arthritis. Asymmetric joint involvement, osteoarthritis. Symmetric joint involvement, that is called rheumatoid arthritis. फिर systemic symptom osteoarthritis में नहीं होते, but systemic symptom always the part of rheumatoid arthritis. फिर इसके अंदर आप लोग देखें joints finding क्या है, दैट इज ओस्टियोपाइट्स लाइक बोनी स्पर्स, स्पर्स से मुराद होता है आउटग्रोथ। ओस्टियोफाइट्स मतलब ये है कि बोन स्पर्स मतलब बोन से ज्वाइंट के अंदर एक इस तरह की आउटग्रोथ निकलती है, दैट कैन काज ज्वाइंट स्पेस नेर्विंग, दैट इज एसिमेट्रिक। सबकोंड्रल स्क्लेरोसिस एंड सिस्ट, लूज बॉडीज एंड साइनोवियल फ्लूइड नॉन इन्फ्लेमेटरी, WBC is less than 2000 per mm cube. Development of Heberden nodule and Bouchard nodule, very very important। चलिए जी थोड़ा सा पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करें दिस इज अ फिंगर, ये क्या है, ये फिंगर है। और चलिए मैं आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये जो फिंगर हमने ड्रा की है दैट इज कॉल्ड मिडल फिंगर। ये कौन सी फिंगर है, मिडल फिंगर। सिर्फ ये जो हेबर्डन नोड्यूल है और बूशर्ट नोड्यूल, इनकी कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। यहाँ से मेटाकार्पल बोन होता है, यहाँ पे ये ज्वाइंट है। फिर हमारे पास इस तरह फॉर एग्जांपल हर फिंगर के अंदर क्या होती है, तीन फेलेंजेस, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब ये वाला जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट है दैट इज टुवर्ड द हैंड, दैट इज कॉल्ड PIP, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। ये जॉइंट मतलब टुवर्ड द एंड ऑफ द फिंगर है, दिस इज कॉल्ड DIP, दैट इज कॉल्ड डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। तो आप लोगों ने याद रखना है कि इस प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट के अंदर इस तरह नोड्यूल्स बनते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। दोज नोड्यूल्स विच अफेक्ट PIP, especially in the osteoarthritis, that is called Bouchard nodules। और जो नोड्यूल DIP पे बनते हैं that is called Heberden nodule। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ouch my bad hand। अगर आप लोग इस तरह लिखे ouch my bad hand, that will help you how to remember these nodules। तो सबसे पहले ouch के अंदर O stand for osteoarthritis, my bad B mean Bouchard nodule। तो बूशार्ट नोड्यूल का मतलब यह है कि सबसे पहले कौन सा जॉइंट आएगा, PIP बूशार्ट नोड्यूल। और फिर आखिर में DIP, दैट इज कॉल्ड H मीन हेबर्डन नोड्यूल। तो बूशार्ट नोड्यूल एंड हेबर्डन नोड्यूल, they affect BIP, DIP and PIP, and these are the classical features in case of osteoarthritis। In first carpo metacarpophalangeal joint, not metacarpophalangeal joint is involved। now यहाँ पे क्या होता है, in rheumatoid arthritis, the joint is erosion occur. There is juxta-articular osteopenia, decreased number of bone cell, soft tissue swelling, subchondral cyst, and joint space narrowing। लेकिन इसमें जो joint space की narrowing है, that is always asymmetric, और इसमें क्या होती है, symmetric। It's mean कि इस पेशेंट में अगर लेफ्ट साइड की ज्वाइंट प्रॉब्लम है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि राइट साइड की भी हो। लेकिन इस कंडीशन के अंदर अगर लेफ्ट साइड की ज्वाइंट प्रॉब्लम है तो उन लोगों में ज्यादातर राइट साइड ज्वाइंट की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है जी, तो ये चीज याद रखना है। देयर इज सर्वाइकल सबलक्सेशन एंड अल्नर फिंगर डिविएशन लीड्स टू स्वान नेक डिफॉर्मिटी एंड बूटोनेरिया डिफॉर्मिटी। इसमें भी MCP, PIP, रेस्ट बट नॉट DIP आर इन्वॉल्व। इसमें DIP इन्वॉल्व हो नहीं होता, इसमें MCP इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें MCP इन्वॉल्व होता है। इसमें DIP ज्वाइंट के ऊपर जो नोड्यूल्स बनती है वो है बर्डन है, यहाँ पे DIP ये नहीं इन्वॉल्व होता। तो कहने का मतलब ये है द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, दोनों के अंदर फिंगर में नोड्यूल्स या फिंगर डिफॉर्मिटी होती है। तो हेबर्डन नोड्यूल एंड बूशार्ट नोड्यूल क्लासिकली सीन इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन अगर हम स्वान नेक डिफॉर्मिटी या बुटोनेरिया डिफॉर्मिटी की बात करें तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है। इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन। अगर उन ओबीज हैं तो उनको बताएंगे कि वेट लूज करें और स्ट्रीनस एक्सरसाइज ना करें ताकि जॉइंट की इल्यूजन है वो हम कम से कम करें। एसिटामिनोपेन फॉर पेन किलर NSAID, and if the pain is not resolving on NSAID, so we will give injection within the joint cavity intra-articular glucocorticoid। इसमें भी NSAID देते हैं ग्लूकोकार्टिकाइड, डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट लाइक methotrexate, sulfasalazine, biological agent like tissue necrotic factor alpha inhibitor। So these are the most common clinical finding, lab investigation and treatment option for osteoarthritis and
rheumatoid arthritis. Like extra-articular manifestation, which is commonly seen in rheumatoid arthritis, like cervical subluxation, rheumatoid nodules, and that will lead to peritonitis necrosis with palisading histiocyte in subcutaneous tissue and lungs. Actually, this question I saw in the PLAB as well as USMLE स्टेप वन जेकेट के अंदर भी ये क्वेश्चन आता है एफसीपीएस में कि अगर एक पेशेंट है उसको न्यूमोकोनियोसिस है, फॉर एग्जाम्पल कोल वर्कर है या कोई भी है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर की वजह से अगर लंग्स के अंदर डैमेज होती है, न्यूमोकोनियोसिस, और इसके साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस की हिस्ट्री आती है, थिंक अबाउट केप्लान सिंड्रोम, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, प्लूराइटिस, पेरिकार्डाइटिस, इनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, न्यूट्रोपीनिया प्लस स्प्लीनोमेगेली। अब दो तीन चीजें याद रखें, अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय थ्री थिंग, स्प्लीनोमेगेली, अनीमिया, न्यूट्रोपीनिया, thrombocytopenia and arthritis, but that should be rheumatoid arthritis. Like rheumatoid arthritis अगर न्यूमोकोनियोसिस के साथ आ जाए वो केप्लान सिंड्रोम है, और ये मैंने बहुत सारे एग्जाम के अंदर देखा है कि जब भी एक कोल वर्कर या इंडस्ट्रियल वर्कर की हिस्ट्री हो और उसमें लंग डिजीज हो या लंग के प्रॉब्लम हो, लेकिन साथ में उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन दैट केस विल बी केप्लान सिंड्रोम। लेकिन अगर एक पेशेंट है उसको स्प्लीनोमेगेली, अनीमिया, न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लस रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, think about what SENTA, that is called Filte syndrome. So rheumatoid arthritis with anemia followed by splenomegaly is the most likely diagnosis of Filte syndrome. It is rheumatoid arthritis increase the risk of deposition of amyloidosis, Sjogren syndrome, scleritis, and carpal tunnel syndrome. तो आप लोगों ने इतना याद रखना है कि ऐसा कंडीशन जिसमें वेट बेयरिंग ज्वाइंट की इरूजन हो, degeneration हो, the patient feel pain when the patient move, and the patient pain become decreased when the patient take rest, that is called osteoarthritis. और ऐसा कंडीशन जिसमें अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस हो विच इज लास्टिंग फॉर मोर देन 1 आवर, और जितना वो काम करे विद द यूज द पेन बिकम इम्प्रूव, थिंक अबाउट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें अगर आप लोग देखें इन लोगों ने कुछ पिक्चर दी हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखें एक्चुअली यहाँ पे ये ज्वाइंट है, अब देखिए ज्वाइंट के दरमियान बिल्कुल स्पेस है नहीं क्योंकि इसमें ऑस्टियोपाइट बनते हैं, इसलिए देयर इज अ थिक एंड fibrillate cartilage and that will lead to very decrease joint space। हमने कहा था ना कि इसमें सब कोंड्रल सिस्ट बनता है, सब कोंड्रल स्क्लेरोसिस बनता है, देयर इज डिक्रीज स्पेस इन द जॉइंट कैविटीज। इसमें अगर आप देखे हैं दिस कॉल्ड पेनस फॉर्मेशन, ये जो हमारे पास ग्रेनुलेशन टिश्यू है ये पेनस फॉर्मेशन है, और इसमें भी कार्टिलेज की क्या होती है, इरूजन होती है। अगर आप लोग इन फिंगर्स को देखते हैं लाइक स्वान नेक डिफॉर्मिटी एंड बुटेनरी डिफॉर्मिटी, दीज डिफॉर्मिटी आर क्लासिकली सीन इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्योंकि जो ओस्टियोआर्थराइटिस है उसमें तो हेबर्डन नोड्यूल्स होते हैं। अब देखिए अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हमने हेबर्डन नोड्यूल और यहाँ पे हमने पढ़ा था दैट इज कॉल्ड बुशार्ट नोड्यूल। तो इन लोगों ने हेबर्डन नोड्यूल ये डी नंबर में दिखाया है और बुशार्ट नोड्यूल जो है वो ई नंबर पे दिखाया है। तो अब अगर आप लोग देखें हेबर्डन नोड्यूल, हेबर्डन से मुराद ये है कि इसमें जो ज्वाइंट इन्वॉल्व है दैट इज कॉल्ड डीआईपी, इसमें कौन सा है, डीआईपी ज्वाइंट, दीज आर कॉल्ड हेबर्डन नोड्यूल। लेकिन अगर पीआईपी है ये वाला ज्वाइंट है दैट विल बी नोन एज आंसर इज बुशार्ट नोड्यूल्स। हेबर्डन एंड बुशार्ट नोड्यूल both are classically seen in which condition, the most important that is called रूमेटॉइड ओस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन बुटेनरी डिफॉर्मिटी या स्वान नेक डिफॉर्मिटी वो हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर होता है। अब इसके बाद आता है गाउट, कि व्हाट इज मेंट बाय गाउट। गाउट इज एक्यूट इन्फ्लेमेटरी मोनोआर्थराइटिस caused by precipitation of monosodium urate crystal in the joint। इट्स मीन के वो आर्थराइटिस जिसके रीजन में मोनोसोडियम यूरेट दैट इज कॉल्ड एमएसयू, monosodium urate crystal की deposition हो that can leads to joint inflammation known as a gout. The risk factor are male sex, hypertension, obesity, diabetes, dyslipidemia, and alcohol. The strongest risk factor is hyperuricemia. The reason is कि जब बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाए then uric acid convert into monosodium urate crystal, and these crystal when deposit in the joint can lead to arthritis, that condition will be known as a gout। अब इसमें देखें यूरिक एसिड बढ़ने की काजेज क्या है, मतलब वो कौन सी वजूहात हैं जिसमें यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर वन, अंडर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, या तो यूरिक एसिड बॉडी से कम निकले लाइक इडियोपैथिक भी हो सकता है,
रीनल फेलियर में हो सकता है, या द पेशेंट exacerbated by alcohol and certain medication, thiazide diuretic. Why? Thiazide diuretic inhibit the excretion of uric acid from the body. जिस तरह लूप डाययूरेटिक है, thiazide diuretic, मतलब जो thiazide diuretic है, हाइड्रोक्लोरथायजाइड, it inhibit the excretion of uric acid from the body, increase the risk of hyperuricemia. या तो यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन कम हो, या ओवर प्रोडक्शन हो, या बने से, तो दोनों कंडीशन के अंदर यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, विच इज कन्वर्टेड इनटू मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल, लाइक लेशनेहान सिंड्रोम, PRPP एक्सेस, इंक्रीज सेल टर्नओवर, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, एंड वॉन गिरकी सिंड्रोम. This von गिरकी syndrome we will discuss in a greater detail when we study glycogen storage disease in the biochem. ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के बारे में एग्जाम के अंदर याद रखें कि अगर एक पेशेंट है, उसने रिसेंटली कीमोथेरेपी स्टार्ट की है, सो ड्यूरिंग दैट कंडीशन सम सेल आर लाइस, और जब सेल की लाइस होती है वहां से पोटाशियम निकलेगी. तो अ कंडीशन कैरेक्टराइज बाय हाइपरकेलेमिया, हाइपरफास्फेटेमिया, हाइपर यूरेसीमिया. तो हाइपरकेलेमिया, हाइपरफास्फेटेमिया एंड हाइपरयूरेसीमिया, but hypocalcemia, that is called tumor lysis syndrome. The crystal are needle shape. इनकी जो crystal है, they are like needle shape. Negative birefringent under polarized light, and they are yellow under the parallel light. मतलब वो crystal जो parallel light के नीचे yellow दिख जाए, तो उसको हम कहते हैं negative birefringent test. सीरम यूरिक एसिड लेवल में भी नॉर्मल ड्यूरिंग acute अटैक. अब इसके सिम्टम क्या है? एसिमेट्रिक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, the swollen red and painful. Why? Because जब मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल जॉइंट के अंदर डिपॉजिट होता है, it can cause swelling, redness and painful condition. The classical joint that is involved, metatarsophalangeal joint of the big toe. कहते हैं जो यूरिक एसिड है, जब ये मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है और वो गाउट कर आता है, so the first joint to affected in this condition, metatarsophalangeal joint of the big toe, and if that is involved, condition is called a podagra. Topus formation often seen in external ear, olecranes fossa, bursa, and Achilles tendon. Acute attack try to occur after large meal of food with rich in purine, like red meat, seafood, trauma, surgery, dehydration, diuresis, या अल्कोहल कंजम्पशन. ये क्या करते हैं? मेटाबोलाइट compete for same excretion site in the kidney as uric acid, decrease uric acid secretion and subsequent buildup in the blood. कहते हैं कि जो अल्कोहल है, बेयर, ये जो लोग पीते हैं, तो मतलब ये क्या करता है, ये किडनी से यूरिक एसिड की जो एक्सक्रीशन रेट है, उसको क्या करती है? कम करती है. और अल्कोहल चाहती है कि जो यूरिक एसिड है, वो यूरिन की बजाय जना बॉडी में रहे, और वो जाकर क्या कराए? जॉइंट इन्फ्लेमेशन कराए और ये गाउट कराए. तो देखे ना, इसके अंदर हमने क्या देना है? व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर अक्यूट अटैक ऑफ गाउट? दैट इज कॉल्ड NSAID, endomethacin. It is a prostaglandin inhibitor, ग्लूकोकार्टिकाइड एंड कोलचिसन. अब ये सारे के सारे वो हैं, लेकिन आप एग्जाम में बैठे हैं और एग्जाम के अंदर आ जाए पेशेंट ब्रॉट टू इमरजेंसी with family member with sudden onset intense acute pain, and that is diagnosed for acute gout. Which of the following drug should be given initially to decrease his or her pain? Always think about that is called NSAID. इसके बाद ये क्रोनिकली, मतलब प्रिवेंटिव पर्पस के लिए हम एलोप्यूरिनोल या फेबोक्सिस्टेट देते हैं. दे आर जिंटेन ऑक्सीडेज इनहिबिटर. व्हाई? क्योंकि जो जिंटेन ऑक्सीडेज है, दैट इज द प्राइमरी एंजाइम दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड. यूरिक एसिड कहाँ से आती है? इट कम फ्रॉम प्यूरिन मेटाबॉलिज्म. जिस तरह डीएनए के अंदर यूरिन होता है, तो प्यूरिन जो है डीएनए के अंदर, ये जिंटेन में कन्वर्ट होता है, फिर हाइपोजिंटेन, और आखिर में यूरिक एसिड बनता है. सो अगर हम जिंटेन ऑक्सीडेज को ब्लॉक करें, तो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन रेशो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी. फिर इसके बाद है कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिपोजिशन डिजीज. कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, दैट इज कॉल्ड CPP, formerly known as pseudo gout. Deposition of calcium pyrophosphate crystal within the joint space. It affects a patient more than 50-year-old. Both sexes affected equally. It means there is no difference that either male is more affected or female, but both sexes are affected equally. Usually idiopathic, sometimes associated with hemochromatosis. Very, very important. And this condition is characterized by iron overload. कहते जो कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिपोजिशन है, सूडो गाउट है, इनकी चांसेस ज़्यादातर उन लोगों में होती है
जिनको हीमोक्रोमेटोस होता है। हाइपर पैराथायराइडिज्म में जॉइंट ट्रोमा, इसमें क्या होता है, पेन एंड स्वेलिंग विद एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रोनिक डीजनरेशन ऑफ सूडो आर्थराइटिस, मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड द joint is knee. Chondrocalcinosis, it is a condition characterized by cartilage calcification on X-ray। कहते हैं कि अगर आप एक्सरे के ऊपर कैल्शियम की डिपोजिशन कार्टिलेज पे देखें तो उस कंडीशन को हम कॉन्ड्रोकैल्सिनोस कहते हैं। इसकी जो लाइट है ना, दैट विल बी पॉजिटिव बाई रिफ्रेंजन अंडर पोलराइज लाइट एंड दे आर ब्लू व्हेन पैरेलल टू द लाइट, वो येलो होती है। गाउट के अंदर क्या होता है, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल होता है। सूडो गाउट के अंदर कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल होते हैं। गाउट के अंदर जब हम लाइट मारते थे, नेगेटिव बाई रिफ्रेंजेंट टेस्ट था, वो पैरेलल था। और यहाँ पे पॉजिटिव बाई रिफ्रेंजेंट टेस्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज, व्हाट आंसर इज, दे आर पॉजिटिव बाई रिफ्रेंजेंट टेस्ट। एक्यूट कंडीशन में सेम एनसेड देंगे, कोल्चिसिन ग्लूकोकार्टिकाइड, प्राइमरी में वही चीज देंगे, लेकिन जस्ट इसमें ये है, इसमें पेशेंट को जनाब हमें पता चलेगा कि उसको कैसे आगे प्रोसीड करना है। सो द ब्लू पी ऑफ CPPD नंबर 1, कि जब भी हम पोलराइज लाइट पास करते हैं, द नीडल विल लुक लाइक ब्लू एंड दैट इज ऑलवेज पैरेलल, known as positive birefringence test, calcium pyrophosphate, and that is called pseudo gout। तो gout और pseudo gout में फर्क ये है, gout is characterized by increased uric acid level which convert into monosodium urate crystal, later develop joint damage, that is called gout। वो कंडीशन जिसमें कैल्शियम पायरोफॉस्फेट बढ़ जाए और वो जाकर ज्वाइंट की डिजीज कराए, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सूडो गाउट। सो दोज डिजीजेज इज अ ग्रुप विल बी नोन एज सूडो गाउट। तो गाउट और सूडो गाउट, इनमें डिफरेंस करना सुपर सुपर इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम्पल। इसके बाद आता है सिस्टेमिक जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। जुवेनाइल इज द वर्ड यूज फॉर यंग एज, जुवेनाइल का मतलब इस तरह चिल्ड्रन होते हैं, यंग एज। It is a systemic arthritis in less than 16 year old, usually present with daily spiking fever, Salmon pink macular rash. Very important. Salmon pink macular rash arthritis commonly more than two joint associated with anterior uveitis, frequently reoccur with leukocytosis, thrombocytosis, trauma, increased ESR, and increase of CRP. So these are the most important point you people must know for the exam point of view। इसके बाद यहाँ पे इन लोगों ने एक और डिजीज दी है, and that disease is known as, what answer is, that disease is called SLE, systemic lupus erythematosus। अब इसको पढ़ते हैं कि systemic lupus erythematosus क्या है। नाउ इससे पहले, सॉरी, सिस्टेमिक से पहले, Sjogren syndrome, इट इज autoimmune disorder characterized by destruction of exocrine gland। इसका मतलब जो शोगरन सिंड्रोम है, ये एक ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके अंदर प्राइमरीली डिस्ट्रक्शन किसको होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, स्पेशली लैक्रिमल ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड। बाई लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट, इट प्रीडोमिनेटली अफेक्ट फीमेल अराउंड द एज ऑफ 40 to 60 ईयर्स। इसका मतलब यह है कि अगर 40 से 60 साल के दरमियान कोई फीमेल आती है तो आटो इम्यून फ्रैक्चर ज्वाइंट, और हमें सोग्रन सिंड्रोम को इग्नोर नहीं करना है। अब इसकी फाइंडिंग क्या है, ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन होगी, केराटो कंजक्टिवाइटिस सिक्का, इट्स मीन कि जब लेक्रिमल ग्लैंड टीयरिंग प्रोड्यूसिंग ग्लैंड के खिलाफ एंटीबॉडी बने और इसको डैमेज करे, देन द आई बिकम ड्राई, ड्राइनेस ऑफ द आई, दैट इज कॉल्ड केराटो कंजक्टिवाइटिस, डिक्रीज tearing production and subsequent corneal damage, gritty or sandy feeling in the eye। Why these patients develop foreign body sensation in the eye because of dryness। जीरोस्टोमिया, क्योंकि जब लेक्रिमल ग्लैंड के साथ साथ सलाइवरी ग्लैंड भी डैमेज हो जाए तो सलाइवा की प्रोडक्शन कम होगी, दैट विल लीड टू डिक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन, म्यूकोजल एट्रोफी एंड फिशरिंग ऑफ द टंग, प्रेजेंस ऑफ एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव, एन एब्सेंस ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। मतलब जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, जिसके अंदर जनाब ये पॉजिटिव होता है इन एब्सेंस, इट्स मीन कि अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस नहीं है, देन रूमेटॉइड फैक्टर विल बी पॉजिटिव। एंटी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन एंटीबॉडी, SSA एंटीरो एंड SSA एंटीला। तो जो SS है, इट स्टैंड फॉर सोग्रन सिंड्रोम। तो सोग्रन सिंड्रोम एंटीरो and Sjogren's syndrome antila are the best investigation, and we also to check for bilateral parotid gland enlargement। ठीक है जी। अब देखिए, a common primary disorder or secondary syndrome associated with other autoimmune disease
like rheumatoid arthritis, SLE, and systemic lupus erythematosus. Complication is dental caries, mucosal associated lymphoid tissue cancer. और अगर किसी को माइल्ड लिम्फोमा है, especially in the intestine, the first thing they have to do, they have to eradicate H. pylori. Very, very important. Increase risk of giving birth to baby when neonatal lupus, focal lymphocytic cell adenitis and labial salivary gland biopsy confirm the diagnosis. ये चीज आप लोग नोट करें. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर से, फोकल lymphocytic cell adenitis. अब cell adenitis is the inflammation of salivary gland and labial salivary gland biopsy is think about the diagnostic of Sjogren syndrome. तो Sjogren syndrome के अंदर तीन चीजों का बहुत ज्यादा मसला है. नंबर वन, कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, इसको जनाब जोड़ों का दर्द है. नंबर टू, इस कंडीशन के अंदर ड्राई आईज एंड ड्राई माउथ, जिसकी वजह से रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं. ठीक है जी. तो आप लोग को ये पता होना चाहिए जो सोगरन सिंड्रोम है, इसमें आप लोग को इस तरह की अगर क्विज कंपटीशन के लिहाज से कुछ चीजें समझ में आना लग जाए तो फिर आगे जाकर आप लोग के लिए बहुत ज्यादा आसान होगा. इसके बाद एक और है, दैट इज कॉल्ड सेप्टिक आर्थराइटिस. इट इज कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस, नाइसीरिया मेनिंजेटेरिया. ये तीन है, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, नाइजीरिया मेनिंजेटाइटिस. both can carry what septic arthritis, usually asymptomatic, and affect child is swollen, red and painful. क्योंकि एक्चुअली सेप्टिक आर्थराइटिस का जो मरीज है, इनका प्रॉब्लम यूजुअली मोनो आर्टिकुलर है, सिंगल और जॉइंट है. लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है, उस अफेक्टेड जॉइंट के अंदर रेडनेस, पेन और स्वेलिंग होगी. सैनुअल फ्लूइड के ऊपर WBC शुड बी मोर देन 500. कॉम्प्लिकेशन अगर टाइम पे ट्रीट ना करें, ओस्टियोमाइलिटिस, क्रोनिक पेन, इरिवर्सिबल जॉइंट डैमेज एंड इवन सेप्सिस. इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है? एंटीबायोटिक, बट दैट शुड बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. द बेस्ट वन इज कॉल्ड सेफ्ट्रैक्सोन, क्योंकि सेफ्ट्रैक्सोन एक ऐसा ड्रग है दैट इज बेस्ट वर्क फॉर सेप्टिक आर्थराइटिस, एस्पिरेशन, ड्रेनेज, डिब्राइडमेंट एंड टू प्रिवेंट इरिवर्सिबल डैमेज इंजरी. एक है डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन, दैट इज STI, sexually transmitted infection that present either in purulent arthritis or knee or triad of. अब तीन चीजें combinedly together. नंबर वन, और से सुने, polyarthralgia, tenosynovitis and dermatitis. तो मतलब a condition characterized by polyarthralgia, tenosynovitis and dermatitis that is known as septic arthritis. ठीक है. तो उम्मीद करते हो कि आप लोगों ने लेक्चर एंजॉय किया होगा. इंशाल्लाह इसके बाद जो लेक्चर होगा वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज. जज़ाकल्लाह.